ओके जी, आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का, चैप्टर नंबर 2 का। एक अदद हैंड आउट ऑनलाइन वालों के लिए भी अटैच है और क्लास पे भी दे दिया गया है तो वैसे ये किताब वाली, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़रा इसमें थोड़ी सी उर्दू ट्रांसलेशन हुई है, कुछ चीज़ों की ज़रा डिस्क्रिप्शन उर्दू में लिखी गई है ताकि बात जो है वो समझ आ जाए। चलिए जी, शुरू करते हैं। फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आइनी दफ़आत या आइनी शिकें। तो आइन की बात होगी तो अच्छा, जिस आइन की बात आप लोग समझ रहे हैं ना, वो आइन छोड़ दें। वो दफात यहाँ पे नहीं है कि इलेक्शन इतने दिनों में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, वो बातें यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे से रेलेवेंट कुछ कौमी खजाने की बातें होंगी, क्योंकि हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो खजानों की बातें होंगी। तो फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, वफाक के क्या प्रोसीजर है जी पैसों के? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, ये 78 सेक्शन 78 नहीं है, ये बेसिकली आर्टिकल 78 है। वो कहते हैं ना आइन का आर्टिकल ये या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ये। ओके, तो ये आर्टिकल 78 है, ये सेक्शन 78 नहीं है। तो वो आइन क्या कहते हैं ना, आइन की दफ़ा इसके तहत, आइन की जो शिक है उसके तहत ये आर्टिकल 78 है, क्योंकि ये आपके सामने इस वक्त आइन का एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। ले जी, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को जितने भी पैसे वसूल होंगे, और फेडरल गवर्नमेंट को जो पैसे वसूल होते हैं वो टैक्सेस की फॉर्म में होते हैं, तो जितना भी टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट को वसूल होगा, या फिर ऑल लोन्स रेज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, या जितने भी कर्जे फेडरल गवर्नमेंट जनरेट करेगी, शैल बी क्रेडिटेड टू द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। सर जी, एक बास्केट होती है भाई, एक बास्केट होती है जिसको कहा जाता है FCF, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ये जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, ये जो कहते हैं ना कौमी खजाना खाली है, जो हमेशा से खाली है, मैंने तो हमेशा से खाली देखा है, तो ये खजाना जो है ना, इसको बोलते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो जितना भी टैक्स का पैसा हुकूमत को मिलता है वो सारे का सारा यहां पर आके गिरता है, या फिर हम जो मांगने नहीं जाते लेकिन मजबूरी होती है, उसके तहत जो हमें अगर कोई कर्जा मिल गया, कोई लोन मिल गया, वो भी हमारे इस कौमी खजाने में ही जमा होता है। तो जितना भी रेवेन्यू हो गया या जितना भी कर्जा हो गया फेडरल गवर्नमेंट का, वो सारे का सारा यहां पर शामिल होगा। ठीक है जी। एंड अमाउंट रिसीव्ड इन रीपो, मैन ये पढ़ के अब आपने हंसना नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट लोन, अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने किसी को कर्जा दिया और उस यार तू हंस रहा है यार, आगे से यार ना किया करे यार, मैं पहले क्या हंसना नहीं है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने किसी को कर्जा दिया और उस हुकूमत ने आपको वो कर्जा वापस किया, रीपे किया, तो उस कर्जे की वापसी भी इसी में आएगी। मिसाल के तौर पे अमेरिका के हालात खराब हुए, अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ देखा और पाकिस्तान ने $200 अरब उसको कर्जा दे दिया, तो वो जो यार ये $200 अरब पाकिस्तान को अमेरिका जब वापस करेगा तो उसकी वापसी भी इस कौमी खजाने में शामिल होगी, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। ठीक होगी बात? तो भाई जितना भी रेवेन्यू रिसीव होगा या जितना भी कर्जा मिलेगा फेडरल गवर्नमेंट रेज करेगी, या जो भी अमाउंट रिसीव होगी लोन की वापसी की सूरत में, वो सारी की सारी इस कौमी खजाने में जमा होगी। बकरे ले लिया आपने? क्या कर रहा है यार, 3 दिन रह गए तो बकरे नहीं लेता है ना, क्या करे से आगे चले, फिर कहेगा बकरा महंगा हो गया। कितने का मिल रहा है? मंडी कहां लगी है भाई? तू हंस रहा है यार। समीर, मंडी कहां लगी है? अच्छा, उधर लगी हुई है। देख गए आप? देखा है वहां पे? चले कोई नहीं, अभी 2 दिन है। घर वाले कहते हैं उधर की जाना है, घर में लगी ओ यार अब ऑनलाइन वाले कहते हैं बच्चे जो बात करते हैं ना हमें भी बताया करो। अब मैं क्या बताऊं कि क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है मंडी का जाना, घर में ही लगी हुई है मंडी। अल्लाह खैर करे, इंसानों वाली हरकतें किया करें ना आप। फिर आगे चले। इसके अलावा टैक्स के अलावा, कर्जों के अलावा जितने भी पैसे मिलते हैं, ऑल अदर मनीज रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। हुकूमत होता है, अक्सर लोग हुकूमत के खिलाफ कोई केस वगैरह कर देते हैं, या हुकूमत किसी शख्स के खिलाफ कोई केस कर देती है, तो जितना भी पैसा ये अदालतों में जुर्मानों के तौर पे जमा होता है ना, ये तमाम का तमाम पैसा, ये या फिर टैक्स और लोन के अलावा कोई भी पैसा, ये तमाम का तमाम कहां पे जमा होगा? ये एक दूसरी बास्केट होती है, पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, इसको PAF बोलते हैं। डोंट मिसलीड इट विद पाकिस्तान एयरफोर्स, ये पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं है PAF, ये मतलब है पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन। तो अगर हुकूमत कोई केस जीत जाए, या अदालतों में कोई जुर्माना जमा हो, या टैक्स और लोन के अलावा कोई पैसा हो, वो सारे का सारा PAF वाले खजाने में जाता है। तो असल में हमारी 2 जेबें होती हैं, एक जेब में हम कर्जे का और टैक्स का पैसा जमा करते हैं, और दूसरी जेब में हम कर्जे और टैक्स के अलावा जो भी पैसा होता है वो जमा करते हैं। क्या ये बात समझ आ गई सबको? ओके सर, कामयाबी की कुंजी पता है आपको किसके पास है? मेहनत में है ना कामयाबी की कुंजी।
इस खजाने की कुंजी किसके पास है? इसहाक डार साहब के पास। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं कुंजी किसके पास है। कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, भाई ये किसके पास कामयाबी की कुंजी है? समीर 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके जी, तो द कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, इन दोनों खजानों का जो कब्जा है, द पेमेंट एंड विड्रॉल फ्रॉम द फंड्स, जो इस फंड से पेमेंट होगी या इस फंड से कोई पैसे निकाले जाएंगे, शैल बी रेगुलेटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सर ये पार्लियामेंट करेगी भाई, मजलिस शूरा कहते हैं जी इनका, उर्दू में एक नाम रखा गया था उस वक्त, तो बहरहाल पार्लियामेंट होती है ये। तो भाई पार्लियामेंट के कवानीन के तहत इस खजाने से पैसे निकाले जाएंगे या इस खजाने से पेमेंट होगी, और रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट या फिर पाकिस्तान के जो सदर साहब हैं वो भी जो कानून बनाएंगे उसके तहत ये पेमेंट होगी। बात समझ आ गई? तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जो आप कह रहे थे ना इसहाक डार साहब के पास है, नहीं सर किसी एक बंदे के पास नहीं होती, ये पूरी पार्लियामेंट तय करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। पार्लियामेंट कैसे तय करेगी? ऑब्वियसली वो आपको पता है, पेमेंट का एक बिल आता है, वो बिल अप्रूव होता है। जैसे बजट अभी आ जाएगा ना एक आध दिन में, कल परसों आ जाएगा, शायद परसों है कि 10 को है, 12। तो ये बजट जब आएगा, तो बजट जब अप्रूव होगा, तो वो अप्रूव करने का मतलब ही ये होता है कि उस बजट के अंदर लिखा होता है इतनी इतनी पेमेंट यहाँ करनी है। तो उन्होंने एक दफा जब अप्रूव कर दिया तो बस ठीक है, पूरे साल के लिए अप्रूव हो गया, तो पेमेंट करता जाओ। ओके, तो ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। तो मसला, अब वो आ गया बजट जो कल या परसों अनाउंस होगा, ठीक है? वो कुछ नहीं होता, खैर है यार। ऑनलाइन वालों, ये क्लास पहले रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? बस उनको पहले से ही पता है ऑनलाइन का। एनीवेज, उनको जब ये लेक्चर मिल रहा है ना तब वो देख रहे होंगे। एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या होती है जी? ये वो बजट की स्टेटमेंट होती है जो बजट हमारा पार्लियामेंट में अनाउंस होता है। इसका सही नाम होता है एनुअल बजट स्टेटमेंट, ठीक है? वैसे इसको बजट बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम है एनुअल बजट स्टेटमेंट। इन ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल, द फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली, वफाकी हुकूमत नेशनल असेंबली में लेट जाएगी, नहीं सॉरी वफाकी हुकूमत नेशनल असेंबली के सामने प्रेजेंट करेगी क्या? अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक स्टेटमेंट रखी जाएगी जिसमें जो पैसे आने हैं और जो खर्चा होना है उसका एक एस्टिमेट जो है वो हर साल फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली में रखेगी, जिसको बजट कहा जाता है। इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट। इसको एनुअल बजट स्टेटमेंट बोला जाएगा। द एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली। एनुअल बजट स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या बताया जाएगा? अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। बजट के अंदर क्या क्या बताया जाएगा? पहली चीज, जो आइन कहता है कि खजाने में से पैसे निकालने हैं वो बताने हैं। ये जो लिखा है ना, अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, एफसीएफ पर जो खर्चे आपने डालने हैं आइन के मुताबिक वो बताने आपने। अब वो कौन से हैं? वो नीचे आर्टिकल 81 में आ रहे हैं। आर्टिकल 81 में आ रहे हैं जो 2 के ए में अखराजात लिखे हुए ना, कि वो कौन से ऐसे अखराजात हैं जो आइन ने बोला हुआ है कि आपने एफसीएफ से निकालने हैं, वो नीचे आर्टिकल 81 में मौजूद है। अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंसेस प्रपोज्ड टू बी मेड फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। और इस आईनी अखराजात के अलावा अगर कोई आपके मर्जी के खर्चे हैं तो वो भी आपने इस बजट स्टेटमेंट में बताने हैं। तो इस बजट स्टेटमेंट में 2 तरह के खर्चे होंगे। एक वो खर्चे जो कि आइन ने बताए हुए हैं कि एफसीएफ से निकालने, और दूसरे खर्चे वो हैं जो कि आइन के अलावा हैं, जो कि आपने रूटीन में करने हैं। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। और आप बताएंगे कि सर ये जो खर्चा है क्या ये तरक्याती मंसूबा है या गैर तरक्याती मंसूबा है? सुनते हैं ना, तरक्याती बजट इतना है, गैर तरक्याती इतना। तो ये बात होती है। तरक्याती वो होता है इन्होंने कुछ बनाया होगा कि सड़कें बनाना तरक्याती है, हॉस्पिटल बनाना तरक्याती है, और गैर तरक्याती के अंदर ऑब्वियसली रूटीन की कोई फजूल चीजें होंगी कि गाड़ियां मंगवा लो, ये करा लो, वो करा लो। ओके, उसमें तरक्की थोड़ी होती है। तो एनीवेज, 2 तरह की बातें हम एनुअल बजट स्टेटमेंट में बताएंगे। वो खर्चात जो आइन ने बताए हुए और वो खर्चात जो आइन ने नहीं बताए हुए, खुद से हम कर रहे हैं। और जो खुद से कर रहे हैं उसमें बताना पड़ेगा कौन सा खर्चा तरक्की की राह पर गामजन करेगा और कौन सा खर्चा हमें तरक्की की राह पर गामजन नहीं करेगा। बात समझ आ गई? आर्टिकल 80 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जी आर्टिकल 81 पे, और वो खर्चात पढ़ते हैं जो कि हमें आइन ने बोला हुआ है कि हम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड इस खजाने से करेंगे। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ये वाले अखराजात जो हैं वो एफसीएफ से किए जाएंगे। अब जरा देखिएगा, प्रायोरिटीज हमारी देखिएगा। द रिम्यूनरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सर दुनिया इधर से उधर हो जाए, सबसे पहले सदर साहब की सैलरी निकलेगी जी खजाने से।
ओके निकल गई। फिर एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस, और ऐवान सदर के जितने भी अखराजात हैं वो निकलेंगे। वहां पे जो मोर फिर रहे होते हैं उनका खाना, वहां पे जो कुत्ते अगर कोई बंदे होंगे, मुझे नहीं पता वैसे कह रहा हूं, उनका खाना, वहां पे जो बिजली के बिल होंगे वो, वहां पे गैस का बिल होगा वो, वहां पे किचन का जो कुक होगा उसकी तनख्वाह, तो ये सारे अखराजात निकाले जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी? अवाम की बारी देखते हैं कब आती है। एंड द रिम्यूनरेशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर आएगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह, ठीक है जी, वो भी पे हो गई। एंड जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर बारी आएगी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजों की। उसके बाद अगर कोई पैसे बच गए, फिर द रिम्यूनरेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह वो पे की जाएगी। फिर कुछ पैसे बच गए, फिर किधर जाएंगे? द रिम्यूनरेशन ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट। सर आपको पता है ना पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं, पता है इस बात का क्या नहीं? एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट। तो जो सेनेट वाला है, सेनेट को क्या बोलते हैं जी? सेनेट का जो चेयरमैन होगा सादिक संजरानी साहब, और डिप्टी चेयरमैन साहब, उनका नाम मुझे नहीं पता, डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट। तो ये दोनों लोगों की फिर तनख्वाह जाएगी, कुछ बचेंगे पैसे। द रेम्यूनरेशन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, स्पीकर तो मेरे ख्याल में राजा परवेज अशरफ साहब हैं, डिप्टी स्पीकर का मुझे नहीं पता। तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली फिर इनकी जाएगी। अच्छा ये बात ओहदा एक ही होता है, बस यहाँ पे चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन कह देते हैं, यहाँ पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर बोल देते हैं, ये वैसे एक ओहदे का नाम है। और एंड पे किसकी तनख्वाह जाएगी? द ऑडिटर जनरल, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये जी प्राइम मिनिस्टर नहीं आया इधर कहीं, पता नहीं इधर ही होगा कहीं, आगे शायद आ जाए, बात करते हैं अभी, शायद आगे आ जाए। तो ये वो तमाम अखराजात हैं जो कि आइन ने बताया हुआ है कि आपने इस पे से करने हैं। उसके बाद बी में क्या है? द एडमिन अच्छा ऑडिटर जनरल क्या होता है? ये एक इदारा होता है जिसने तमाम इदारों का ना, हुकूमत का इदारा है जो अपने ही इदारों का ऑडिट करता रहता है, ठीक है, कुछ ऐसी बात है। अबू ने एक भाई को रखा हुआ है घर का ऑडिट करने के लिए, तो 5 बहन भाई हैं, अबू के 5 बच्चे हैं, एक बच्चा बाकी चारों को शिकायतें बुक लगाता रहता है, तो अबू का ही बच्चा दूसरे बच्चों की शिकायतें लगाता है। तो ऑडिटर जनरल हुकूमत का एक इदारा दूसरे इदारों की शिकायतें लगाता रहता है, ठीक है, ओके। द एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द रिम्यूनरेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे, सुप्रीम कोर्ट के कासिद होंगे, नायब कासिद होंगे, उन सब लोगों की तनख्वाहें अलॉन्ग विद बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, कैफेटेरिया का बिल। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यहाँ के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह। डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल का जितना भी इदारा है उसके लोगों की तनख्वाहें वगैरह। ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के तमाम अखराजात। एंड द सेक्रेटेरिएट्स ऑफ द सेनेट एंड नेशनल असेंबली, और यहाँ पर सेनेट और नेशनल असेंबली के जितने भी लोग होंगे इनकी तनख्वाहें ले सर, यहाँ पे कवर हो गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एमएनए ही होगा ना वो, नेशनल असेंबली का मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होगा, तो यहाँ पे उसकी तनख्वाह जो कवर हो गई, तो यहाँ पे सब लोग कवर हो गए। आवाम अभी तक नहीं आई, कोई नहीं, आगे सर सी डी ई पढ़ा है, यहाँ कहीं आ जाए। सी पे आए, डेट चार्जेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, फिर अगर कुछ पैसे खजाने में बचे तो वफाकी हुकूमत ने जो कर्जे लिए होंगे उस कर्जे के ऊपर कुछ सूद वगैरह तो होगा ना, वो पे करना पड़ेगा, जैसे कि इंटरेस्ट, जैसे कि द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है कर्जों की वापसी। तो अगर आपने कोई कर्जा वापस करने का सोच ही लिया तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको खजाने से पे करना पड़ेगा। एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स, कर्जा हासिल करने के लिए जो खर्चे करने हैं। आमों की पेटी पकड़ी, पहुंच गए तुर्की और कह दिया आपके लिए आम लाया हूं और बहन के लिए भी आम लाया हूं। वो उसकी उधर का सदर होगा ना, उसकी बीवी होगी, उसको बहन कहते होंगे, तो उनके लिए भी आम लाया हूं, वेरी स्वीट मैंगोज, ये मैंगोज ले लें और मुझे कर्जा दे दें। अब जाहिर बात है अकेले तो नहीं जाएंगे, जो आम की पेटी लेके जाएंगे 600 रुपए की पेटी होगी उसका खर्चा, फिर जाहिर बात है जो 7-8 लोग लेके जाएंगे उनका खर्चा, वहां पे 5 स्टार होटल में रहेंगे उनका खर्चा, जिस जहाज पे गए होंगे उस जहाज का पेट्रोल, जहाज में जो खाने वगैरह खाए होंगे उसका खर्चा, और फिर वहां पे उस मुल्क में 3 दिन रहे होंगे, वहां रहने का खाने पीने का खर्चा। तो जो आपने 1 अरब हासिल करने के लिए 4 अरब का खर्चा कर दिया, वो 4 अरब का खर्चा क्या है वो भी इस खजाने से निकाला जाएगा। बात समझ आ गई? तो कर्जा हासिल करने के लिए जो आपने एक्सपेंसेस किए वो भी इस खजाने से निकाले जाएंगे। एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट, रिडेम्पशन ऑफ डेट भी रीपेमेंट ऑफ डेट होता है। मुझे नहीं पता ये बात दोबारा से क्यों हो गई, क्योंकि जब ऊपर उसने लिखा हुआ है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, असल कर्जे की वापसी, तो बात वहां पे कवर हो चुकी थी, पता नहीं क्यों उसने यहां पे रिडेम्पशन ऑफ डेट लिखा हुआ है। बहरहाल जो कुछ भी लिखा हुआ है
तो कर्ज़ों की वापसी ही होता है ये। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ से निकाली जाएंगी? ये कौमी ख़जाने से ही निकाली जाएंगी। क्या ये बात सबको समझ आती है? किसी का कोई सवाल यहाँ तक? अभी तक अवाम नहीं आई। पॉइंट नंबर डी, अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट या फिर ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। पाकिस्तान की किसी अदालत ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई फैसला दे दिया और कह दिया हुकूमत तुम्हारे इस शहरी को तुम्हारी वजह से तकलीफ हुई है, इसको इतने रुपए पे करो, तो ये रुपए भी कहां से निकाले जाएंगे? खजाने से निकाले जाएंगे। तो अगर आपकी गाड़ी के ऊपर दरख्त गिर गया मिसाल के तौर पे और आपने हुकूमत के खिलाफ केस कर दिया, तो फिर हुकूमत पाबंद होगी आपको पैसे देने के, तो वो जो पैसे दिए जाएंगे वो कौमी खजाने से निकाले जाएंगे। बात समझ आती है? आखिरी चीज रह गई और अवाम रह गई। एंड एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा पार्लियामेंट जो भी अमाउंट कहेगी ना वो आपने निकाल लेनी। तो सर अवाम किधर गई? अवाम किधर गई? अवाम तो है ही नहीं। सब तो ख़जाने में आपका कोई हिस्सा नहीं। ओके, एम ही आप चीखें मारते हैं हमारे टैक्स के पैसे। कौन से आपके टैक्स के पैसे? किधर लिखा? कहीं लिखा है आपके टैक्स के पैसे? बस जब आपने टैक्स के पैसे दे दिए वो हुकूमत के हो गए, वो इन 5 चीज़ों में यूटिलाइज होंगे, खत्म हुई बात। एम ही आपके टैक्स के पैसे, आपके टैक्स के पैसे। ओके, बात समझ आ गई? तू क्यों आज़ार हो गया? पहली दफ़ा पढ़ा ना, मैं तो बड़ी दफ़ा पढ़ चुका हूँ। मैं पहली दफ़ा मैं भी आज़ार हो गया था, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर जिसका जो नसीब मिल ही जाएगा उसे। अल्लाह तो बैठा ना ऊपर। क्या ख्याल है? हमें यकीन करें कोई नहीं बचा सकता, हमें अल्लाह ही बचा सकता है। तो उम्मीद अल्लाह से हो, वो तो कहीं नहीं जा रहा ना, वो तो इधर ही है। तो इसलिए बस इजी रहा करें। ठीक है, हम कहते हैं जी वो नहीं आ रहा तो वो आ गया, वो नहीं वो आ गया, वो नहीं वो आ गया, वो बचाएगा वो बचाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान ने क्या बचाना है आपको? अल्लाह बचाएगा। अल्लाह से दुआ किया करें। बाकी अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। बस अल्लाह रहम करे, रहम वाला मामला फरमाए। हमारे साथ वो सख्तियाँ ना करे जो सहाबा के साथ हुई। उनके साथ तो बड़ा उन्होंने सख्त दौर देखा हुआ है ना, बड़ी आजमाइशों से गुजारा हुआ है। हम लोग तो भाई इस काबिल ही नहीं है, और ना शायद हम इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर पाएँ। ठीक है, हम तो वैसे ही दजाल से डर जाएंगे 2 मिनट में, और दजाल ने ऐसे आंखें दिखानी। नहीं, ईमान मजबूत होना चाहिए, तो ईमान हम उसको भी आंखें दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि दोस्त सब अच्छा है। चलें सर फिलहाल खजाने की बात करें, वो तो खाली पड़ा हुआ है। आप पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, आगे सीए पास नहीं और आप दजाल ले आए। अब ये वो खर्चे थे जो ऊपर 80 के 2 के ए में बताए हुए थे। ओके, 80 के 2 के ए में जो अखराजात बताए हुए थे उसकी डिटेल हमने पढ़ ली। अब आते हैं जी बजट का प्रोसीजर क्या होता है। जो बजट अनाउंस होना है उसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। Expenses charged on federal consolidated fund in annual budget statement shall be discussed in the National Assembly. सर आइन ने जो अखराजात आर्टिकल 81 में बता दिए जो बजट में लिखे होंगे, ये सारे के सारे प्रेजेंट किए जाएंगे नेशनल असेंबली में और इस पर बहस होगी। अब वोटिंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। ये क्या बात हुई? सदर की तनख्वाह 10 लाख रुपया क्यों है? ये क्या बात हुई? सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 6 लाख रुपया क्यों है? ये बहस करते रहे, आप लड़ते रहे, लेकिन इस पे वोटिंग नहीं होगी। मतलब वोटिंग क्या होगी? सदर की तनख्वाह क्या कम कर दी जाए? हाँ जी 6 लाख कम कर दी जाए। हाथ खड़े करो भाई, 6-6 लाख कर दी जाए। नहीं सर, वोटिंग नहीं होगी। बस आप बहस कर लें, लड़ लें, जो मर्जी कर लें, कर आप कुछ नहीं सकते जी। ये बस आइन के अंदर अमेंडमेंट वगैरह करते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। वो कहते हैं ना आइन में तरमीम पार्लियामेंट के थ्रू होती है, बस आइन में तरमीम हो जाती है, बस वही लोग करते हैं। वोटिंग इस पर कोई नहीं कर सकते। आप बहस करें, लड़े, सर फाड़ दें एक दूसरों के, लेकिन वोटिंग नहीं होगी। बट डिस्कस करो। ओके, अदर एक्सपेंसेस। अब वो बारी आ गई जो कि हमने 80 के 2 के बी में पढ़े थे। ओके, वो खर्चात आ गए। सड़कें बना दो, पुल बना दो, अंडरपास बना दो। अदर एक्सपेंसेस इन एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड टू नेशनल असेंबली फॉर रेजिंग ग्रांट। बाकी तमाम चीजें नेशनल असेंबली में सबमिट की जाएंगी और कहा जाएगा सर इजाजत दें कि हम खजाने से इन तमाम चीजों के लिए पैसे ले लें। ओके, द असेंबली में और मे नॉट एग्री टू डिमांड। क्या मतलब? सारे अंडरपास क्या लाहौर में ही बनेंगे? क्या गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद कुछ मायने नहीं रखते क्या? ननका नहीं, जोहराबाद नहीं, झंग कौन सा, कहां के रहने वाले? नहीं, लोधना किसी का नहीं है। और सर वहीं पे तो बसते हैं वो जो आजकल टॉप पे है। ओके, तो सर क्या उस शहर की मतलब कोई अहमियत नहीं है? क्या वहां पे कुछ नहीं होना चाहिए? तो सर इस पे बहस होगी। असेंबली की मर्जी है इन कामों के लिए पैसे दे या ना दे, लेकिन जो आर्टिकल 81 वाले अखराजात है ना, उस पर असेंबली कुछ नहीं कर सकती, बहस कर सकती है बस।
इट में ऑल्सो रिड्यूस द वजह, आपको 10 अरब रुपया अंडरपास के लिए क्यों चाहिए? 2 अरब में बन जाता है। 2 अरब मेरे से पूछे मैंने कितने अंडरपास बनाए, तो जानते नहीं मैं कौन हूँ, बस मैं जो भी हूँ बस, ठीक है ओके। तो 2 अरब में बन जाता है अंडरपास, कोई बात नहीं। द डिमांड कैन ओनली बी मेड विद रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो बट ठीक है, ये डिमांड तब ही बनाई जाएगी जब फेडरल गवर्नमेंट कहेगी कि ये मुझे पैसे चाहिए। ठीक है जी, नहीं जी, ये तमाम बजट की स्टेटमेंट आपने प्रेजेंट कर दी नेशनल असेंबली के पास, और नेशनल असेंबली क्या करेगी? एफसीएफ वाले खराजात जो हैं, जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ने किए हुए हैं, उस पर वोटिंग नहीं होगी, डिस्कशन होगी, बाकियों पे सब कुछ होगा, अप्रूवल मिलेगी। और जब अप्रूवल मिल गई कि ठीक है जी ये खर्चे काट दो, ये बढ़ा दो, ये कम कर दो, ये तमाम सब कुछ करके जो फाइनल डॉक्यूमेंट असेंबली से पास होगा, ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑथराइज एक्सपेंडिचर, आर्टिकल 83 में, वो किधर चला जाएगा? वो चला जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। द प्राइम मिनिस्टर शैल साइन अ शेड्यूल। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे जी? शेड्यूल साइन करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, मैं पहले बी पढ़ रहा हूं, स्पेसिफाइंग अमाउंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो भाई जो आर्टिकल ने आर्टिकल 81 के अंदर जो अखराजात हमने सारे पढ़े, तनख्वाहें वगैरह सारी, उसके अंदर वो अमाउंट लिखी होंगी। इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। वो कहता है कि जो नेशनल असेंबली में आपने बजट स्टेटमेंट दी, उसमें अगर सदर की तनख्वाह 10 लाख थी, तो जो शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर के पास आएगा उसमें भी 10 लाख होगी। ये नहीं है कि वहां से प्रूव करा के बाद में काट के 12 लाख कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर के पास जो स्टेटमेंट आई है उसमें अमाउंट्स वही होनी चाहिए जो अमाउंट नेशनल असेंबली के सामने रखी थी। और स्पेसिफाइंग द ग्रांट्स मेड बाय द नेशनल असेंबली अंडर आर्टिकल 82, वो जो सड़कें पुल बनाने वाले खर्चात जो आपने पार्लियामेंट से अप्रूव कराए ना लड़ लड़ के, वो भी इसके अंदर मौजूद होंगे। तो इन दोनों चीज़ों को एक सफ़े पे लिखा जाएगा, और वो सफ़ा जिसको शेड्यूल कहा जाता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर पहुंचा दिया जाएगा, जिसको वो साइन करेंगे। ओके, अब उन्होंने साइन कर दिए, तो साइन होने के बाद द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल शैल बी लेड बिफोर नेशनल असेंबली। ये दोबारा से नेशनल असेंबली में आएगा कि देखो भाई ये तुम लोगों ने अप्रूव किया था, इसी पे ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने साइन कर दिए हैं। इट शैल नॉट बी ओपन फॉर डिस्कशन और वोट। अब अगर आप इस पे आएंगे ना, ओए ये बात तो रह गई थी, ये तो डिस्कशन, आज लड़ाई करें इसके ऊपर, नहीं सर अब कुछ नहीं हो सकता, बस साइन हो गए। पहले जब आया था नेशनल असेंबली के अंदर, आपको बहस कर लेनी चाहिए थी, आपको वोटिंग कर लेनी चाहिए थी, आपको बात कर लेनी चाहिए थी। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब से अप्रूव हो गया, अब इसकी कानूनी हैसियत लागू हो चुकी है। An expense from federal consolidated fund shall be considered as authorized when above procedure is followed। अगर ये तमाम प्रोसीजर फॉलो हो गया तो फिर एक्सपेंस जो है उसको ऑथराइज्ड कहा जाएगा कि ये एक्सपेंस बिल्कुल ऑथराइज है। अब वजीर खजाना साहब अन्य वाह खर्चे करें, सारा प्रोसीजर पूरा है। बात समझ आ गई? किसी का यहां तक कोई सवाल? तो ये भाईजान बजट की स्टेटमेंट को अप्रूव कराने का और बजट की स्टेटमेंट से पैसे निकालने का पूरा एक तरीका था। बात समझ आती है कि नहीं? आगे चलें जी। फिर है जी सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स। मतलब ये होता है कि आपने एक अंडरपास बनाने के लिए 2 अरब रुपए मांगे थे, वो 2 अरब रुपए अप्रूव भी हो गए, लेकिन पता ये लगा कि अंडरपास तो 3 अरब पे चला गया। तो वो जो 1 अरब एक्स्ट्रा है वो पैसा का क्या करें, वो कहां से आएगा? तो ये लिखा हुआ है कि अगर किसी सर्विस के लिए पैसा कम पड़ जाए, या कोई भी नया अंडरपास बनाना है साल के दौरान जो बजट में नहीं रखा हुआ था, उसके लिए पैसा चाहिए, तो क्या हो? जैसे कोविड आया था तो उसकी बजटिंग तो कोई भी नहीं थी, वो तो साल के दौरान एम ही आ गया था, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे, तो फिर क्या हुआ था? इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर साल के दौरान इट इज फाउंड, ये पता लग जाए दैट ऑथराइज एक्सपेंस फॉर अ सर्विस इज इनएफिशिएंट, कि भाईजान अंडरपास बनाने के लिए 2 अरब ना काफी थे, हमें तो 3 अरब चाहिए थे, और एक्सपेंस फॉर अ न्यू सर्विस इज रिक्वायर्ड, या एक नई सर्विस के लिए एक्सपेंस चाहिए विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनुअल बजट स्टेटमेंट। कोई हॉस्पिटल बनाना पड़ गया जो कि पहले से हमारी बजट स्टेटमेंट में शामिल नहीं था, और दैट अमाउंट स्पेंट ऑन एनी सर्विस एक्सीड्स द अमाउंट ग्रांटेड, या कोई भी अमाउंट किसी भी सर्विस पे बढ़ गई, तो मतलब क्या इसका? पैसे पूरे ना हुए, कम पड़ गए, कोई नए पैसे की जरूरत पड़ गई, वो तमाम चीजें तो फिर क्या करना पड़ेगा? द फेडरल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। फिर आप फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो खजाने से पैसा ले सकती है, लेकिन इसके लिए फॉर दिस फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर नेशनल असेंबली अ सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट स्टेटमेंट। जो मिनी बजट्स आते हैं ना, जो बिल्स आते हैं, वो यही होते हैं कि भाईजान हमें ये पैसा चाहिए, तो चलो ठीक है जी, पार्लियामेंट के सामने रखो, और फिर इस पे जो है वो अप्रूवल्स लोन्स है। नॉर्मली हुआ होता है,
नॉर्मली सारा कुछ डिसाइड हुआ होता है। अगर आप कभी गवर्नमेंट के इदारों के साथ काम करें ना, जो स्पेशली ये गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह होते हैं ना, अगर आप इन लोगों के साथ काम करें तो आपको पता लगेगा कि इन लोगों की बड़ी मैनेज किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। और उसमें यही होता है, इनको पता होता है हमें इस साल कितने पैसे मिलने हैं, कितने का काम हम करवा सकते हैं, कितने की पेमेंट्स हम दे सकते हैं, तो ये इनको सब कुछ पता होता है। तो नॉर्मली जो 30 जून होता है ना, 30 जून के बाद इनके पिछले बजट सारे क्लोज हो जाते हैं। तो इसलिए एक लोगों की कोशिश होती है जिन्होंने हुकूमत के साथ काम किया होता है, वो 30 जून तक जो है वो सारी की सारी पेमेंट्स इनसे निकलवा लें, क्योंकि 30 जून के बाद फिर अगला साल शुरू है, पिछला खाता सारा खत्म, तो पेमेंट फंस जाती है फिर। ओके, 12 फिर है जी वोट्स ऑन अकाउंट्स। ये वोट्स ऑन अकाउंट का मतलब यहां पर यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, द नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर नॉट मोर देन 4 months इफ ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग। सर, ये ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल वही वाला था जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने साइन करने थे। अब पार्लियामेंट ने एक खर्चा जो है वो अप्रूव कर दिया है, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है और खर्चा करना भी जरूरी है, तो उनकी गैर मौजूदगी में क्या हो, तो वो कह रहे हैं कि भाई 4 महीने तक आप प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में नेशनल असेंबली से ही अप्रूवल ले सकते हैं। तो नेशनल असेंबली जो है प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस में 4 महीने तक काम कर सकती है। 4 महीने के बाद आपको प्राइम मिनिस्टर को अवेलेबल करना है। सर, ये वही बात है जिसका बहुत ज्यादा शोर आजकल डला हुआ है। वो क्या शोर है जी, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये 4 महीने का मतलब क्या है। ओके, थोड़ा सा टाइम दें। पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड डिसॉल्व। सर, असेंबली फारिग हो गई, आर्टिकल 85 में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, तो जो असेंबली है उसने काम कर दिया। आर्टिकल 86 में तो असेंबली फारिग हो गई, असेंबली टूट गई, कुछ भी नहीं है। शायद ये पंजाब की बात हो रही है, शायद ये केपीके की बात हो रही है, ये बात हो रही है, लेकिन चूंकि हम फेडरल की बात कर रहे हैं तो सूबे की बात नहीं हो रही। सूबे की बात अभी आपके साथ करनी है। ये जो बात हो रही है, ये बात हुई है कि वफाकी असेंबली फारिग हो गई। इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व, अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज एक्सपेंस फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 4 months इन अ फाइनेंशियल ईयर इफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑथराइज एक्सपेंडिचर पेंडिंग। ये क्या बात हुई? वो कह रहे हैं कि अगर नेशनल असेंबली नहीं है तो वफाकी हुकूमत ऑथराइज कर सकती है 4 महीने तक खजाने से पैसे निकालना। उस सर, नेशनल असेंबली होगी तो हुकूमत बनेगी ना। जब नेशनल असेंबली नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट कहां से आ गई? ये क्या बात हुई? ये क्या बात कर रहा है? नेशनल असेंबली होगी तो हुकूमत होगी ना। नेशनल असेंबली है ही नहीं तो फेडरल गवर्नमेंट कहां से आ गई? अबूरी हुकूमत, केयर टेकर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जो अबूरी हुकूमत आती है ना, वो फिर करेगी। तो सर, 4 महीने से ज्यादा केयर टेकर गवर्नमेंट इस खजाने से पैसा नहीं निकाल सकती। फिर है जी सेक्रेटेरिएट्स और मजलिस शूरा पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के दफ्तर बने होते हैं जी। ईच हाउस शैल हैव सेपरेट सेक्रेटरी। सर, इनको हाउस बोलते हैं, है ना। नेशनल असेंबली एक हाउस है, सेनेट एक हाउस है। ईच हाउस शैल हैव सेपरेट दफ्तर, दोनों के दफ्तर अलग होंगे। हाउएवर नौकरियां कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी अवॉर्डेड। एक ऑफिस बॉय रखना है जो चाय इधर देता है उधर देता है, एक ही बंदा रख लें, कोई बात नहीं, चल जाएगा। गार्ड एक ही रख लें दोनों के लिए। मजलिस शूरा में रेगुलेट रिक्रूटमेंट ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ बोथ स्पीकर। पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है प्रोसीजर लोगों को हायर करने का जिन्होंने इन दफातर में काम करना है। द स्पीकर और चेयरमैन मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस। स्पीकर और चेयरमैन जो है वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के साथ कवानीन बना सकते हैं जिसके थ्रू ये रेगुलेट किया जा सकता है कि किस तरीके से दोनों हाउसेज में लोगों को अपॉइंट करना है। तो ठीक है, उनके पास इख्तियार है कि कानून बना सकते हैं वो लोगों को रखने का। और फाइनेंस कमेटीज, द एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट। सर, ये वही मुलाजमों की तनख्वाहें, बिजली का बिल इधर का, शैल बी कंट्रोल्ड बाय द नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली जो है वो कंट्रोल करेगी और सेनेट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ इट्स फाइनेंस कमेटी। सर, फाइनेंस कमेटी है, उसकी एडवाइस पे जो है ये सारे के सारे अखराजात जो है वो कंट्रोल किए जाएंगे। फाइनेंस कमेटी में कौन होगा? द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन। या स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली हो जाएगा, या चेयरमैन ऑफ सेनेट हो जाएगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो जाएंगे, और अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ द सेनेट। या कोई भी बंदे अगर इन्होंने कमेटी में जो भी रखने हैं आपस में मिलजुल के तो रख लेंगे। द फाइनेंस कमेटी में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। तो फाइनेंस कमेटी जो है वो अपना प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए कोई भी रूल्स जो है वो बना सकती है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई आसान, इसमें तो कोई मसला नहीं है। आपके पास टेक्स्ट की बुक है,
इसका ज़रा चैप्टर नंबर 2 निकालिएगा, टैक्स का चैप्टर नंबर 2 निकालिएगा। ठीक है जी, चले आगे। ओके, चैप्टर नंबर 2 में देखें, आपको शुरू में नजर आ रहा होगा फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, आ रहा है नजर? आगे एक सफ़ा आगे करें, हाँ यहां से फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर नजर आ रहा है आपको? हाँ ठीक है, यहाँ पे ये वो चीजें जो हमने पढ़ ली, सफ़ा पलटे, सफ़ा पलटे, क्लियर होगी बात, ये 2 सफ़े हमने पढ़ लिए। फिर आ रहा है जी प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। सर जरा वैसे ही हेडिंग्स देखें, सेम ही है, सेम ही है, अगला सफा पलटे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज तक सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। जहां जहां फर्क है वो मैं आपको बता देता हूं। वफाकी हुकूमत का जो बजट का प्रोसीजर था वो सारा हमने पढ़ लिया। इस तरह सूबों के भी तो बजट्स होते हैं ना, तो सूबों के बजट का जो प्रोसीजर है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। फर्क किधर किधर है? जहां जहां प्रेसिडेंट लिखा हुआ है वहां वहां गवर्नर होगा, ठीक है। जहां जहां सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है वहां वहां हाई कोर्ट होगा। जहां जहां स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली वहां स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली होगा या प्रोविंशियल असेंबली होगा। और जहां जहां प्राइम मिनिस्टर है वहां वहां चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। एक तो ये फर्क नजर आएगा। इसके अंदर भी एक हेडिंग है वोट्स ऑन अकाउंट, एक आर्टिकल है वोट्स ऑन अकाउंट, देखे नजर आ रहा है? क्या आर्टिकल नंबर है इसका? 120 125। ये सब आपने सामने रखें, फेडरल फाइनेंस वाला। यहां पे वोट्स ऑन अकाउंट में लिखा हुआ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो 4 महीने तक असेंबली जो है वो क्या कर सकती है, वो यहां से अखराजात कर सकती है। ऐसी है, यहां पे कितना लिखा हुआ है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कितने दिन बनते हैं? 90 दिन। 90 दिन, 90 दिन, कुछ समझ रहे हो? तो वो जो 90 दिन की बात होती है ना, वो शायद कुछ यहां से निकलती है कि 90 दिन अगर आपके चीफ मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद ही नहीं है तो फिर 91 दिन सूबे का खर्चा कोई अप्रूव नहीं कर सकता। इस बारे में पूरा आइन खामोश है। तो इट मीन्स कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड लेकर आना ही आना है। अगर आप नहीं लेकर आते तो इट मीन्स के आप इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि ये आजकल बड़ी बातें भी चल रही हैं तो शायद यहां से ये बात निकली होगी जी। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो सर मैंने आपको फेडरल और प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स के दरमियान फर्क जो है वो वाज़े एक्सप्लेन कर दिया, ठीक होगी बात। तो जब आप एक ही याद करेंगे फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर, प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर ऑटोमेटिकली आपको याद हो ही जाएगा विद द चेंजिंग ऑफ सम वर्ड्स, और ये 4 के बजाय 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू से चलेंगे और 1.5 सफ़ा कल इंशाल्लाह करके तो इस चैप्टर को हम फारिग करा देंगे ताकि आपकी ईद अच्छी गुजर सके, ठीक है जी। चलें खैर, अब क्या बताना, कल मुलाकात होती है जी आपसे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।